हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले हिस्ट्री की अगर बात करें तो इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1860 में सर जेम्स विल्सन के ऑर्डर पर लगाया गया था। रीजन था 1857 के अंदर जो ब्रिटिश कंपनी उनको जो लॉसेज हुए थे उनको कवर करने के लिए। इसके बाद इस एक्ट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए, अमेंडमेंट किए गए, वक्त के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस होते रहे और फाइनली ये एक्ट जो है असेसमेंट ये 1961-62 में एप्लीकेबल हुआ, जिसे आज हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि इनकम टैक्स एक्ट रूल 1962 है, ध्यान रखिएगा। एक्ट 1961 है जबकि रूल 1962 है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें कि इसमें कितने सेक्शन हैं, 298 सेक्शन और 14 शेड्यूल बताए गए हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। टाइप की बात करें तो टाइप्स ऑफ टैक्स में इंडिया के अंदर दो तरह के टैक्स एप्लीकेबल है। पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स है जिसमें एसएससी का मतलब करदाता डायरेक्टली अपना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है। इसका मतलब है कि करदाता और सरकार के बीच में मीडिएटर नहीं होगा, जिसमें हम इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को इंक्लूड करते हैं प्रेजेंट के सिनारियो में। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें करदाता और सरकार के बीच में मीडिएटर होते हैं। इट मीन्स कि करदाता जो है वो डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करता, बीच में उसके मीडिएटर होते हैं जिसे हम होलसेलर रिटेलर भी कह सकते हैं। प्रेजेंट में जीएसटी और कस्टम ड्यूटी और अदर टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। आइए बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 5 हेड को बताया गया है, 5 हेड्स को स्टडी में रखा गया है। इन पांचों हेड्स के नाम अगर बात करें तो पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और लास्ट आपका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, किसी भी एक्ट को समझने के लिए उस एक्ट में जिन शब्दों को डिफाइन किया गया है उनके बारे में जानना जरूरी है। तो हम पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं बता सकते क्योंकि काफ़ी हैं। तो पहली डेफिनेशंस हैं हमारी इनकम। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में बताया गया है कि इनकम क्या है, बट एक्चुअली क्या है कि इनकम वर्ड को डिफाइंड नहीं कर सकते। उनमें ये कहा गया है कि इनकम में हम इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको एज ए इनकम के रूप में इनकम वर्ड में इनकम शब्द में शामिल किया गया है। लाइक आपका जैसे सामने है प्रॉफिट एंड गेन, डिविडेंड, वैल्यू ऑफ एनी प्रिक्विटीज, अलाउंसेज अगर कोई है, प्रॉफिट है अगर आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन का, कैपिटल गेन एंड मनी मोर, बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इनकम को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन इनकम वर्ड में किन्हें हमने इंक्लूड किया गया है वो बताया गया है कि हम इन शब्दों को इनकम के रूप में इंक्लूड करेंगे, तभी तो इन पर इनकम टैक्स लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। पर्सन। पर्सन का मतलब कि वो पर्सन जिस पर टैक्स लगाया जाएगा, यानी किन किन के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे इंडिया में। सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 ये कह जाएगा कि हम पर्सन शब्द में इन शब्द को शामिल करेंगे। पहला इंडिविजुअल शब्द। इंडिविजुअल का देखिए मतलब होता है व्यक्ति, हम नॉर्मली शब्द हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति, लेकिन इनकम टैक्स में इसे बोला जाता है वेस्टी, यानी कि सिंगल वन पर्सन। अब सिंगल वन पर्सन में यहाँ पर हमने इंडिविजुअल में माइनर, मेल, फीमेल सभी को इंक्लूड किया है। उसके बाद एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसे भी पर्सन शब्द में शामिल किया गया है। कंपनी, फर्म,
एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का समूह जिसे बोलते हैं, लोकल अथॉरिटीज, आपने म्यूनसिपैलिटी वगैरह, नगर निगम जिसे बोलते हैं, और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, यूनिवर्सिटीज वगैरह। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक डेफिनेशन और है हमारे पास, एप्लीकेशन या यूज ऑफ इनकम। देखिए, एप्लीकेशन या यूज ऑफ इनकम का मतलब कि आपका करदाता ने अगर किसी ट्रांजैक्शन से कुछ इनकम रिसीव की है और उस रिसीव्ड इनकम का बाद में वो यूटिलाइज अपने किसी डिजायर वर्क या ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए कर लेता है, तो ये उसकी एप्लीकेशन या यूज ऑफ इनकम होगी। डाइवर्जन ऑफ इनकम, देखिए अगर एसएससी कोई अमाउंट या इनकम रिसीव करता है किसी अनदर पर्सन को देने के लिए, तो उसे कहते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। यानी कि मैं अगर किसी से पैसे लेता हूँ किसी थर्ड पार्टी को देने के लिए, तो मेरे लिए वो इनकम नहीं है, मैं मीडिएटर हूँ, तो इसलिए उसे कहेंगे डाइवर्जन ऑफ इनकम। चलिए आगे चलते हैं। पिन मनी, देखिए पिन मनी का एक सिंपल सा रोल ये है कि देखिए, जब वाइफ अपने हस्बैंड से अपने घर खर्च के लिए, अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ अमाउंट लेती है और उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट सेव कर लेती है, तो उसे हम बोलते हैं पिन मनी। पॉकेट मनी भी होती है ना, जैसे सेव कर लेते हैं पॉकेट मनी में से कुछ अमाउंट सेव कर लेते हैं, वैसे पिन मनी। बट ये यहाँ ये याद रखिएगा कि जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड से अमाउंट रिसीव करती है अपने घर खर्च और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, और उस अमाउंट में से अगर कुछ अमाउंट बचे तो वही पिन मनी होगा, लेकिन ये उसकी इनकम नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, कुछ एक और बात यह भी याद रखिएगा कि अगर एसएससी प्रॉमिस करता है किसी अनदर पर्सन के टैक्स को पे करने के लिए एग्रीमेंट के थ्रू, तो उस केस में ये नहीं माना जाएगा कि वो टैक्स जो या इनकम जो है वो उस एसएससी की, वो उस एक्चुअल पर्सन के देगी जिसके साथ उसने एग्रीमेंट किया। आइए आगे चलते हैं। एसएससी, एसएससी मतलब करदाता है। हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो जो टैक्स देगा उसे क्या क्या बोलते हैं, करदाता। सिंपल सी लैंग्वेज ये कि जो इनकम टैक्स में टैक्स पे कर रहा है उसे हम एसएससी बोलते हैं। अब टैक्स भी पे कर सकता है या एनी अदर सम ऑफ मनी, लाइक ए पेनल्टी, इंटरेस्ट, या एनी अदर अमाउंट जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग पे किए जाए। तो जो पर्सन इसे पे कर रहा है वो एसएससी होगा। आइए नेक्स्ट, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट की बात करूं तो ये 12 मंथ का टाइम पीरियड है, जो स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से और लास्ट इसका होता है 31 मार्च। एक्चुअल में क्या होता है कि भी जिस साल आपकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, जिस साल हम आपकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उससे असेसमेंट ईयर बोला जाता है, वो भी 12 मंथ का ही होगा, अप्रैल टू मार्च। देन प्रीवियस ईयर, ये बात याद रखिए कि जो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना वो हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम पे होगा। प्रीवियस ईयर इनकम या प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर का मतलब है कि जिस ईयर आपने वो इनकम अर्न करी है, और या ऐसे में कह सकता हूँ कि जिस ईयर की इनकम पर आप टैक्स लगा रहे हो वो प्रीवियस ईयर है। सिंपल सी लॉजिकल बात है, ठीक है। जिस ईयर की इनकम पर टैक्स लागू हो रहा है ना वो प्रीवियस ईयर है। ये भी एक स्टार्टिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होता है, कोई नई बात नहीं है इसमें, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि असेसमेंट ईयर ही नेक्स्ट ईयर जाके प्रीवियस ईयर बन जाता है। चलिए, इसका मतलब सिंपल हमने ये सीखा कि प्रीवियस ईयर जब आप इनकम अर्न कर रहे हो तो उस पर टैक्स नेक्स्ट ईयर अप्लाई होता है। तो जिस साल आपने इनकम अर्न करी वो प्रीवियस ईयर, और जिस साल उस इनकम पर आप टैक्स दे रहे हो वो आपका असेसमेंट ईयर। इसका मतलब ये होगा कि आपका टैक्स हमेशा नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट हुआ, लेकिन कुछ ऐसी इनकम है जिस पर टैक्स करंट ईयर में ही, उसके लिए असेसमेंट ईयर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, करंट ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि शिपिंग बिजनेस है अगर किसी नॉन रेजिडेंट का, तो उसे करंट ईयर की इनकम पर ही करंट ईयर में ही टैक्स देना पड़ जाएगा।
अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है तो ठीक है जाए, लेकिन वो उस साल की इनकम उसी साल टैक्स दे के जाए। अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का आपने बॉडी क्रिएट करी है, इस्टेब्लिश की है, तो उसकी जो इनकम है वो उसी साल टैक्स में आ जाएगी। कोई टैक्स अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में भी करंट ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा उसकी इनकम पर। और आपका बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू हो रहा है तो उस केस में भी आपको टैक्स उसी ईयर में देना पड़ेगा। चलिए, इन सभी डेफिनेशंस के बाद जब हम इनकम टैक्स के लिए आगे बढ़े तो हमें इंडिया के अंदर जो पर्सन है उसके स्टेटस को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो एक पर्सन, एक व्यक्ति, वो किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एज ए स्टेटस के रूप में कि उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाए। तो अगर जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर किसी पर्सन के रेजिडेंट स्टेटस को डिफाइन किया गया है तो वो तीन कैटेगरी में। पहला, रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि वो भारत का निवासी है। अब वो भारत का निवासी कैसे बनेगा उसकी कंडीशंस आगे आएंगी। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में असाधारण निवासी, इसकी भी कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे। और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, जिसे हम एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई कब होगा उसकी कंडीशन भी आगे हम पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले देखिए, पर्सन शब्द में, पर्सन वर्ड में डिफाइन किया था कि बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, माइनर, फीमेल, मेल, एच ये सभी आते हैं। इन सबको अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम रेजिडेंट स्टेटस की बात करें तो इंडिविजुअल का रेजिडेंट स्टेटस कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे उसे हम बताएंगे कि वो रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेजिडेंट। तो किसी इंडिविजुअल के रेजिडेंट होने की तीन कंडीशंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताई गई है। इन तीन कंडीशंस में, इन तीन शर्तों में फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें दो कंडीशंस को इंक्लूड किया गया है, दो कंडीशंस को शामिल किया गया है। ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो पहली कंडीशन है ये बेसिक कंडीशन है किसी भी रेजिडेंस के लिए। तो पहली कंडीशन जो बेसिक कंडीशन, उसमें दो कंडीशंस को बताया गया है। उन दोनों कंडीशन में पहली है कि आपका जो करदाता है, यानी कि वो जो पर्सन है, वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या इससे ज़्यादा इंडिया में स्टे करे, यानी कि वो रहे एटलीस्ट 182 डेज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इट मीन्स कि वो कंटिन्यू स्टे ना करे। 182 डेज एंड मोर में ये है कि भी कंटिन्यू स्टे ना करे, वो अ, आता जाता रहे। लेकिन जब हम इंडिया में उसके स्टे के डेज की कैलकुलेशन करें तो वो 182 डेज या उससे ज़्यादा हो जानी चाहिए। ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट कंडीशन की पहली कंडीशन। चलिए, फिर फर्स्ट कंडीशन में दूसरी एक और कंडीशन है कि वो पर्सन प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में स्टे करे, पहली। एंड इसी के साथ प्रीवियस से जस्ट पीछे के 4 ईयर में 365 डेज इंडिया में स्टे हो। समझ गए? यानी कि प्रीवियस ईयर में तो उसे 60 दिन रहना है, और यहाँ भी यही क्लियर है कि 60 दिन कंटिन्यूटी नहीं, आता जाता रहे, लेकिन जब टोटल ऑफ डेज की कैलकुलेशन हो तो वो 60 हो जाए प्रीवियस ईयर में। और जस्ट प्रीवियस ईयर के पीछे के 4 ईयर की बात करें तो उसमें वो टोटल डेज 365 हो जानी चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन की दो कंडीशन है जिसे हम बेसिक कंडीशन बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन जिसमें दो बेसिक कंडीशन थी, उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है कि जो रेजिडेंट है वो एटलीस्ट 2 ईयर इंडिया में रहे प्रीवियस 10 ईयर्स में। प्रीवियस 10 ईयर्स के अंदर वो कम से कम 2 साल इंडिया में, भारत में निवासी रहे, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन है कि वो प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में टोटल 730 डेज इंडिया में स्टे करे। यहाँ भी क्लियर है कि 730 डेज का मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, आता जाता रहे, बट टोटल ऑफ डेज की जब हम कैलकुलेशन करें तो वो 730 डेज हो जानी चाहिए बिफोर द प्रीवियस ईयर ऑफ लास्ट 7 ईयर। ओके,
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तीनों कंडीशन है वो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन, जिसमें दो कंडीशन इंक्लूड की गई है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज एंड मोर वो स्टे करे इंडिया में। सेकंड, उसमें ये कहा गया है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस 365 डेज बिफोर प्रीवियस के 4 ईयर में वो इंडिया में स्टे करे। सेकंड कंडीशन कि वो 10 ईयर में 2 ईयर इंडिया में स्टे करे और या रेजिडेंट रहे, और 7 ईयर में 730 डेज इंडिया में स्टे करे। ये तीनों कंडीशन कोई भी, एनीवन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी करदाता, एसएससी, ये तीनों कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन के दोनों या कोई भी एक, और बी और सी दोनों कंडीशन, if any SSC fulfill all three conditions then he is a resident in India। देखो, वो अगर तीनों कंडीशंस को पूरी कर देता है तो वो रेजिडेंट है, सिंपल सी बात देखिए, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। जो भी एसएससी तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत का निवासी है। तीनों में पहली कंडीशन की दो कंडीशन में से कोई भी एक कर दे या दोनों कर दे, और सेकंड एंड थर्ड कंडीशन। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई एसएससी इंडिया छोड़ के जा रहा है किसी जॉब के लिए या क्रू मेंबर के रूप में, तो उस केस में जो फर्स्ट कंडीशन की सेकंड कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। उसे 182 डेज ही इंडिया में स्टे की कंडीशन को पूरा करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया का सिंपल सा लॉजिक है कि देखिए, जो ऊपर हमने तीन कंडीशन पढ़ी, उन तीनों कंडीशन में से पहली कंडीशन कंप्लीट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, बट नेक्स्ट दो कंडीशन 10 ईयर में 2 ईयर और 7 ईयर में 730 डेज, वो दोनों पूरी नहीं कर रहा है, या दोनों में से कोई एक कर रहा है। ओके, देखिए, फर्स्ट कंडीशन की दोनों कंडीशन या दोनों में से कोई एक पूरी कर रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, या सेकंड और थर्ड में से कोई एक पूरी कर रहा है, तो उस केस में वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया में। अच्छा, इसके अलावा रिसेंटली कुछ और अमेंडमेंट करके नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कुछ और सेक्शंस जोड़े गए हैं, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें बेसिकली कहा गया है कि वो इंडिया का रेजिडेंट हो, 15 लाख से ज़्यादा की अगर प्रीवियस ईयर में उसकी टोटल इनकम हो, लेकिन फॉरेन इनकम को इंक्लूड नहीं करते हुए, ठीक है, और किसी अदर कंट्री में वो टैक्स पेयर ना हो, तो उस केस में भी वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है इंडिया में। ठीक है, चलिए इसको आप पढ़ सकते हैं, आगे चलते हैं। थर्ड, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया या एनआरआई के लिए सिंपल सी बात है कि विच एसएससी इज नॉट फुलफिल द बेसिक टू कंडीशंस, जो पहली बेसिक दो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा। अदर दो कंडीशन जो है, 10 ईयर में 2 ईयर और 7 ईयर में 730 डेज की, वो चाहे दोनों पूरी करे या कोई भी करे, लेकिन बेसिक कंडीशन की दोनों कंडीशन कोई पूरी नहीं कर रहा, तो वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, एनआरआई बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो ये तो एक इंडिविजुअल की रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होने की कंडीशन है। याद कर लीजिएगा इसको अच्छी तरह और क्लियर रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं फिर। पर्सन शब्द में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद आया था एच। एच क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऐसी हिंदू फैमिली जो डिवाइड नहीं हुई, यानी कि एक साथ एक ही फैमिली में सारे परिवार, दादा दादी, पापा मामा सब एक साथ रह रहे हैं एक ही छत के, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इंडिया में दो एक्ट है, मुस्लिम एक्ट और हिंदू लॉ एक्ट। तो हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब जो हिंदू फैमिली एक ही छत के नीचे रह रही है, मिलकर रह रही है। अब वो कब रेजिडेंट होगी, कब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी, उसके लिए जो कंडीशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताई गई है वो है। देखिए, रेजिडेंट होने के लिए एक एचयूएफ के पास तीन कंडीशंस हैं। पहली, कि उस एचयूएफ का कंट्रोलिंग मैनेजमेंट देखा जाएगा कि वो इंडिया में होना चाहिए, फुल हो या कुछ एक हो, यानी कि
पूरा कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो या उसका कुछ हिस्सा इंडिया से हो। तो मेन एचयूएफ के लिए मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग देखा जाएगा, तो या कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट देखा जाएगा कि या तो वो पूरा इंडिया में सिचुएटेड है या फिर उसका कुछ हिस्सा इंडिया में। पहली कंडीशन, ये मेन कंडीशन है एचयूएफ के रेजिडेंट की। अदर दो कंडीशंस वही हैं जो आपने ऊपर पढ़ी हैं, 10 ईयर में 2 ईयर का और 7 ईयर में 730 डेज की कंडीशंस। और रेजिडेंट होने के लिए क्लियर वही कंडीशन कंप्लीट है कि इफ द एसएससी फुलफिल या इफ द एचयूएफ fulfill all three conditions, then it is resident. If HUF not fulfill other two conditions but he fulfill first conditions, controlling and management, then it is not ordinary resident. अगर HUF पहली शर्त तो पूरी कर रहा है मैनेजमेंट कंट्रोल की, लेकिन अदर दो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। और नॉन रेजिडेंट के लिए वही है कि जो पहली शर्त है यानी कि मैनेजमेंट कंट्रोलिंग की कंडीशंस को कंप्लीट नहीं कर रहा है, उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, बट अदर दो कंडीशन जो हैं 10 ईयर में 2 ईयर और 7 ईयर में 730 डेज की वो करता रहे, या दोनों में से कोई एक करे, उस केस में वो HUF NRI कहलाएगा। अच्छा, इसके अलावा पर्सन शब्द में और भी एक दो बातें थी, वर्ड यूज किए थे, जिसमें एक हमारे पास आता है आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कंपनी हो गई और अदर कोई आर्टिफिशियल पर्सन जो है उनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ही देखा जाएगा। अगर वो इंडिया में लोकेटेड है तो वो इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी में या तो वो इंडियन कंपनी होगी या फॉरेन कंपनी, वो बीच में नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऐसा कुछ नहीं। तो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 या 2013 में रजिस्टर्ड है तो वो इंडियन कंपनी है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है फॉरेन की कंपनी तो वो बाहर रजिस्टर्ड है। चलिए फिर देखिए, हर एक एसएससी अलग अलग कंडीशंस में इनकम रिसीव करता है। तो वो रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट एनआरआई है, किस कंडीशन में यानी कि किस सिचुएशन में उसे किस इनकम पर टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा, यानी कि उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में उसे इंक्लूड करेंगे इनकम को, नहीं करेंगे, इसके लिए हम स्कोप ऑफ इनकम पढ़ते हैं। एक सिंपल सी टेबल आपके सामने है, 3 कंडीशन है, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट शॉर्ट में NOI, और NRI। तो पहली कंडीशन, इनकम रिसीव्ड और डिम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेद एवर अक्रूड इंडिया। देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं इस पूरे चार्ट को एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज ये कि आप चाहे रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, अगर आपने इंडिया में काम किया और इंडिया में ही इनकम रिसीव की है तो उस इनकम पर आप तीनों कंडीशन में टैक्स देंगे, यानी कि आपकी इनकम में वो इंक्लूड होगी, ठीक है। आपने इंडिया में काम किया और इनकम को रिसीव भी इनकम इंडिया में किया है तो तीनों ही कंडीशन में आपको टैक्स देना पड़ेगा, या इनकम शब्द में इसे इंक्लूड करेंगे। ओके। अच्छा, सेकंड कंडीशन है कि आपने इंडिया में काम तो किया लेकिन उस काम की इनकम अमाउंट जो है इंडिया से बाहर रिसीव किया है, इंडिया में रिसीव नहीं किया, तो उस केस में भी आप किसी भी कंडीशन में आ रहे हो आपको उस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, यानी उसे इनकम में इंक्लूड करेंगे। थर्ड कंडीशन सेकंड के अपोजिट है कि आपने इंडिया से बाहर काम किया लेकिन उसकी इनकम आपने इंडिया में रिसीव की, तो तीनों कंडीशन चाहे आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, और आपको इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, इनकम पे इंक्लूड होगा, ठीक है। पहली कंडीशन थी कि भी इंडिया में वर्क किया और इंडिया में इनकम अर्न करी, आपको टैक्स तीनों कंडीशन में देना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन कि आपने इंडिया में काम किया, वर्क किया और लेकिन उसकी अमाउंट रिसीव इंडिया से बाहर करी, तब भी आपको इनकम टैक्स या इनकम इंक्लूड करना पड़ेगा, कंडीशन किसी में भी आए आप। थर्ड, आपने इंडिया से बाहर काम किया लेकिन उस काम की इनकम आपने इंडिया में रिसीव करी, तब भी आप किसी भी कंडीशन में आप टैक्स देना पड़ेगा, तीनों ही सिचुएशन में। फोर्थ, आपने इंडिया से बाहर काम किया और उस काम की इनकम भी इंडिया से बाहर ही रिसीव करी,
You can done your work outside India and receive amount outside India. लेकिन उस वर्क का, उस काम का कंट्रोल है, यानी कि ऑर्डर आपको इंडिया से मिल रहे हैं, उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो उस केस में फर्स्ट दो कंडीशन में आपको इनकम पे टैक्स इंक्लूड करेंगे, एनआरआई में उसे हम शामिल नहीं करेंगे। फिफ्थ कंडीशन, आपने इंडिया से बाहर काम किया, बाहर ही आप इनकम रिसीव कर रहे हो, लेकिन कंट्रोल भी इंडिया से बाहर ही है, यानी कि आपका इंडिया से कोई लिंक ही नहीं है। यू कैन डन योर वर्क आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड योर अमाउंट आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल आल्सो आउटसाइड इंडिया, इंडिया से कोई लिंक नहीं है। तो उस केस में ओनली फर्स्ट कंडीशन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने पर ही आपको उस इनकम को इनकम शब्द में इंक्लूड करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अदर दोनों कंडीशंस एनओआर और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। थर्ड थर्ड नेक्स्ट सॉरी 6 नंबर ये कह रहा है कि अगर आपने इंडिया से बाहर कोई प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी है और उसे प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में लेके आ रहे हो, प्रीवियस कभी किसी पीछे कई सालों में आपने इनकम अर्न करी और उसे प्रीवियस ईयर में इंडिया में लेके आ रहे हो, तो आपको टैक्स तीनों ही कंडीशन में नहीं देना पड़ेगा और तीनों कंडीशन में इंक्लूड नहीं होगी। इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, आगे आएगा, तब आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। हाल फिलहाल आप ये 6 कंडीशंस याद रखिएगा स्कोप ऑफ इनकम की, कि कौन सी इनकम को आप कौन सी कंडीशन आने पर इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज एक्सक्लूड रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कि कई दफ़ा हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इनकम, कि इसे इनकम टैक्स में इंक्लूड किया है नहीं किया है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है। और ये भी सुनने में था कि एग्रीकल्चर इनकम जो है इंडिया में टैक्स फ्री है। तो क्या चीज़ें हैं वो डिफाइन, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, ये क्लियर है, नो डाउट। लेकिन फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो केवल और केवल रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए टैक्सेबल है इंडिया में, ठीक है। और एग्रीकल्चर की अगर बात करूं तो एग्रीकल्चर खेती में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं, लाइक जैसे हम हमारी ज़मीन को प्रिपेयर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसके बाद उस पर जो क्रॉप होती है उसको मार्केट में सेल भी करते हैं, एंड मैनी मोर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एग्रीकल्चर पार्ट में इंक्लूड होती हैं। तो एग्रीकल्चर वर्ड में, एग्रीकल्चर में हम किसे शामिल करें जिसे इनकम टैक्स में टैक्स फ्री किया गया, तो जो स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर की, वही एग्रीकल्चर वर्ड में शामिल की गई, लाइक जैसे आपके लैंड को प्रिपेयर करना, उस और क्रॉप को लैंड में इनपुट करने के बाद उस पर वाटर सप्लाई करना, ठीक है, और अदर एक्स्ट्रा। लेकिन जब वो क्रॉप तैयार हो जाती है उसके बाद की एक्टिविटी को शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि अगर किसी नर्सरी में प्लांट को डेवलप किया जाता है तो उसे भी हम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम बोला जाएगा। जैसे हम नर्सरी से कई बार पौधे लेके आते हैं, तो जो वो नर्सरी वाला वो दे रहा है हमें, वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम के रूप में इंक्लूड होगा। इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी जो है वो किसी क्रॉप को परचेज करने के लिए इंक्लूड हो रही है, परचेज करने के लिए की जा रही है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। और अगर कोई फार्मर जो है वो अपनी शॉप पर, किसी शॉप पर क्रॉप को सेल कर रहा है, तो वो इसकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। लेकिन अगर वो अपनी शॉप पर किसी अनदर फार्मर की क्रॉप को सेल करता है, तो वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। चलिए, एग्रीकल्चर इनकम जो भी है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी है, तो किस चीज़ों, किन किन पार्ट्स को हम एग्रीकल्चर इनकम के रूप में माने और किसी बिजनेस के रूप में, तो ये थोड़ा आप देख लीजिए, थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं लगी। अब इतना सा याद रखिएगा बस कि भी जो एग्रीकल्चर रबड़ प्रोडक्शन में होता है, यानी कि रबड़ बनाने का जो प्रोडक्शन का काम होता है, उसमें 65% इनकम जो है एग्रीकल्चर की मानी जाएगी और 35% बिजनेस इनकम मानी जाएगी।
और अगर कॉफ़ी वगैरह जो प्रोडक्शन होता है उसमें अगर बात करें तो 75% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है और 25% बिजनेस इनकम मानी जाती है। ठीक है।